अभी तक हमने जाना कि यूनिवर्स बिग क्रंच से ख़त्म होगा क्योंकि अंतरिक्ष में डार्क मैटर का दबदबा चलता है और इसी ऑब्जर्वेशन पर एस्ट्रोनॉमर्स पूरी तरह से श्योर थे। लेकिन ब्रह्मांड तो हमारे लिए कुछ और ही कयामत लेके बैठा था। 1930 के दशक में जब हमारे टेलीस्कोप्स थोड़े बहुत एडवांस्ड होने लगे, तब हम मिल्की वे के बाहर देखने में सक्षम हुए। जब हमने बाकी गैलेक्सीज से आती लाइट के रेडशिफ्ट को देखा, तो वैज्ञानिकों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग क्रंच मॉडल के हिसाब से गैलेक्सीज के दूर जाने की स्पीड धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी और उसके बाद ग्रेविटी अपना असर दिखाती। लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो कुछ और ही कह रही थी। दरअसल गैलेक्सीज के हमसे दूर जाने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। मतलब जो गैलेक्सीज हमसे काफ़ी दूर जा चुकी हैं, उनके दूर जाने की स्पीड और भी तेज़ी से बढ़ रही थी। इसका मतलब ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो लगातार इन गैलेक्सीज को दूर ढकेल रहा है, और ये जो भी है, ये हमारे नॉर्मल और डार्क मैटर से कहीं गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे नाम दिया डार्क एनर्जी। गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट पैटर्न से पता चला कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स का 67% हिस्सा बनाती है। डार्क एनर्जी के पास एक और कमाल की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में इसका जलवा चलता है। एक्चुअली डार्क एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को वायलेट करती है और वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही बढ़ती चली जाती है। देखिए, मान लीजिए किसी ग्लास में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। अब अगर हम उस ग्लास के साइज़ को डबल कर दें, तब भी वो पानी उतना ही रहेगा। लेकिन डार्क एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है। अगर ब्रह्मांड का साइज़ बढ़ेगा, तो ये डार्क एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही ये डार्क एनर्जी बढ़ेगी, ये स्पेस को और भी फैला देगी, और ये प्रोसेस इसी तरह चलती रहेगी। चलिए अब एक ऐसे मॉडल का विजुअलाइजेशन करते हैं जिसमें यूनिवर्स में डार्क मैटर नहीं बल्कि केवल डार्क एनर्जी ही होगी। गैलेक्सीज जिस स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब टेलीस्कोप्स की मदद से भी इन गैलेक्सीज को नहीं देखा जा सकता। उसके बाद ये डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को भी अंदर से तोड़ना शुरू कर देगी। सभी तारे एक दूसरे से दूर जाएंगे और ब्रह्मांड का टेम्परेचर भी गिरने लगेगा। रात के आसमान में केवल चमकता हुआ चांद ही बचेगा और बाकी सभी तारे गायब हो चुके होंगे। कुछ समय बाद इस एक्सपेंशन का प्रेशर सूरज और ग्रहों पर भी पड़ने लगेगा, क्योंकि चांद भी पृथ्वी से दूर जा रहा होगा और सूरज भी अंदर से टूटने लगेगा, तो पृथ्वी पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। एटमॉस्फेयर से हवा स्पेस में जाने लगेगी, क्रस्ट जगह जगह टूटने लगेगा, बवंडर, सुनामी और भूकंप तो बिल्कुल कॉमन हो जाएंगे, और यहाँ पर ह्यूमंस का अंत लगभग हो जाएगा। इसके बाद की चीज़ें और भी भयानक होंगी, क्योंकि अब बड़े बड़े पत्थर आसमान की ओर उठने लगेंगे। आप किसी अनजान ताकत के द्वारा ऊपर खींचे चले जाएंगे और पृथ्वी एक्सप्लोड हो जाएगी। स्पेस में भी ये ऑब्जेक्ट्स तब तक टूटते रहेंगे जब तक इनका एक एक एटम अलग नहीं हो जाता। फिर ये एटम्स भी अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटेंगे, फिर उसके पार्टिकल्स, फिर उसके भी पार्टिकल्स और फिर उसके भी। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक एकदम फंडामेंटल पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड में बिखर नहीं जाते, और लास्ट में ये पार्टिकल्स भी एनर्जी में बदलकर ख़त्म हो जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया बिग रिप। ब्रह्मांड डार्क एनर्जी के साथ बिल्कुल अंधेरे में होगा। बिग क्रंच के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर यूनिवर्स का एक शांतिपूर्वक अंत होगा, क्योंकि इसके बाद ब्रह्मांड इनफाइनाइट समय तक ऐसे ही इनफाइनाइटली लार्ज पड़ा रहेगा। लेकिन ब्रो, भूलो मत, डार्क मैटर अभी भी हमारे साथ है, और वैसे भी हमने इस मॉडल में ग्रेविटी की बात तो की ही नहीं। तो मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें खींचने वाली, फेंकने वाली, उठाने वाली, गिराने वाली सारी फोर्सेस एक साथ इंक्लूड होंगी, और वही होगा हमारा फाइनल और एक्चुअल मॉडल।